व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कॉमर्स स्टडी सर्किल। तो ब्रांच अकाउंट लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था फाइनल अकाउंट सिस्टम। हमने दो सिस्टम कंप्लीट कर लिया, डेटर सिस्टम एज वेल एज फाइनल अकाउंट सिस्टम। आज के वीडियो में मैं जो आपको सिस्टम बताने वाला हूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम फॉर द ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट का काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम है और काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से समझते हुए चलना। और सिस्टम का नाम क्या है? स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के साथ। देखो मेरे साथ साथ हेडिंग बना करके चलना, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। अब स्टॉक एंड डेटर सिस्टम क्या है? सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि स्टॉक एंड डेटर सिस्टम बेसिकली होता क्या है। तो देखो, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम कोई भी हेड ऑफिस तभी बेसिकली एप्लीकेबल करता है जब इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं और इस कंडीशंस को वो फॉलो करना होता है, तभी हमारा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम्स एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होता है? इन द फॉलोइंग केसेस स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, यानी आप ये लिख सकते हो कि स्टॉक एंड डेटर सिस्टम इन एन important systems to record the branch transactions and to ascertain the branch profit and loss. One of the most important system to ascertain the branch profit or loss. अब उसके बाद ये कौन कौन से केस में हेड ऑफिस इसको प्रीफर्ड करती है, यानी जो स्टॉक एंड डेटा सिस्टम है, इस सिस्टम से ब्रांच अकाउंट के ट्रांजेक्शंस को जब मेंटेन करना होता है तो कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें हेड ऑफिस स्टॉक एंड डेटा सिस्टम को प्रीफर्ड करती है। तो देखो, फॉलोइंग केसेस, कौन कौन से केसेस होते हैं? When the branch operates at a large scale, सबसे पहला यहां पे कंडीशन क्या है कि जब भी कोई ब्रांच लार्ज स्केल पे ऑपरेट हो रहा होगा तो उस केस में हेड ऑफिस प्रीफर्ड करता है कि इस ब्रांच के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा अंडर द स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। सेकंड हमारे पास क्या है? When goods supplied to branch at invoice price, जब भी हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे गुड्स सप्लाइड करा जाएगा। अब इनवॉइस प्राइस क्या था? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके जब गुड्स सप्लाइड करता है हेड ऑफिस अपने ब्रांच को, दैट इज कॉल्ड द इनवॉइस प्राइस। तो जब जब हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइस पे ब्रांच को गुड्स सप्लाइड करेगा तो वहां पे हेड ऑफिस प्रीफर्ड करेगा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम को। उसके बाद व्हेन द ब्रांच मैनेजर is not empowering या empower to vary the selling price fixed by head office, यानी वो सिचुएशन जिसमें एक ब्रांच मैनेजर के पास ये पावर नहीं होता है कि हेड ऑफिस के द्वारा फिक्स किए गए सेलिंग प्राइस को वो वेरी करे और डिफरेंट प्राइस पे मार्केट में सेल करे। अब देखो, अगर हेड ऑफिस ने 120 में कोई गुड्स भेजा है, ये इसका सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट ऑलरेडी हेड ऑफिस ने ऐड करा हुआ है, तो यहाँ पे ब्रांच मैनेजर्स के पास ये पावर नहीं है कि उसको 120 से कम करके या 120 से ज्यादा में उसको सेल कर दे। तो उस केस में भी हेड ऑफिस प्रीफर करता है कि स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ब्रांच ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। और लास्ट हमारे पास क्या आता है? लास्ट हमारे पास आता है व्हेन द हेड ऑफिस मेंटेन ए बेटर स्टॉक कंट्रोल एट ब्रांच। जब भी हेड ऑफिस एक बेटर स्टॉक कंट्रोल ब्रांच का मेंटेन करना चाहता है तो उस केस में हेड ऑफिस प्रीफर करता है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम को ब्रांच ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो इन चार केसेस में हेड ऑफिस प्रीफर करेगा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम को किसी भी ब्रांच के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। कौन कौन सा? एक बार मेरे साथ साथ रिपीट करो। जब ब्रांच लार्ज स्केल पे ऑपरेट हो रहा होगा, जब गुड्स हेड ऑफिस के द्वारा इनवॉइस प्राइस पे सप्लाई किया जा रहा होगा, जब ब्रांच मैनेजर्स के पास हेड ऑफिस के द्वारा फिक्स किए गए सेलिंग प्राइस को वैरी करने का कोई पावर नहीं होगा, कोई अथॉरिटी नहीं होगा, और सबसे लास्ट में जब हेड ऑफिस अपने ब्रांच का स्टॉक
बेस एक बेटर स्टॉक कंट्रोल मेंटेन करना चाहता है। तो इन चारों ही केसेस में हेड ऑफिस प्रीफर करेगा ब्रांच ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए स्टॉक एंड डेटर सिस्टम को। अब जब स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से कोई भी ट्रांजैक्शंस ब्रांच का रिकॉर्ड करेगा तो सर उसमें मुझे कौन कौन सी लेजर बनानी है। देखो डेटर सिस्टम में तो हमने जस्ट बताया था कि एक अकाउंट बनाना होता है ब्रांच अकाउंट, और उसके साथ साथ मिसिंग इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए स्टॉक और डेटर अकाउंट मुझे बनाना था। यहाँ पे आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा लेजर भी बनाना पड़ेगा व्हेन इट्स कम टू स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तो अब देखो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम्स के लिए आपको कौन कौन से लेजर बनाने हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा लेजर मुझे बनाना होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग को बनाना होता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब एक एक करके मैं सारे लेजर को बनाना सिखाऊंगा। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट। थर्ड हो जाएगा हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 5 ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। नंबर 6 गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। नेक्स्ट नंबर 7 ब्रांच एसेट्स अकाउंट। और सबसे लास्ट में हमारे पास स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो ये टोटल 8 लेजर्स हमको बनाने होते हैं व्हेन इट कम्स टू स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच P&L अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एसेट्स अकाउंट और स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो ये टोटल 8 लेजर बनाने होते हैं किसी भी हेड ऑफिस के द्वारा अगर वो ब्रांच ट्रांजैक्शन को स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से मेंटेन करना चाहता है। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाओगे ना अंडर द स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे डेबिट में या क्रेडिट में, वो सारे इनवॉइस प्राइस पर रिकॉर्ड होंगे। इनवॉइस प्राइस का मतलब कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो आएगा उस पर रिकॉर्ड होगा। अगर कोई भी आइटम कॉस्ट प्राइस पे गिवन होगा तो आप उसको पहले इनवॉइस प्राइस पे ले आओगे। दैट मींस कि आप उसमें पहले प्रॉफिट को ऐड करोगे, देन उसका जो इनवॉइस प्राइस होगा वो आप स्टॉक अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। चलो अब मैं एक एक करके लेजर बनाना सिखाता हूं कि किस तरीके से ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ये सारे कुछ मुझे बनाने हैं। चलो यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले मैं बनाता हूं ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट मुझे कैसे बनाना है सबसे पहले आप इसको समझो, उसके बाद मैं डेटर अकाउंट भी सिखाऊंगा। चलो ये हो गया ब्रांच स्टॉक अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज। देखो सबसे पहले हमने क्या बताया, स्टॉक अकाउंट का नेचर क्या होता है, डेबिट में इंक्रीज करेगा, क्रेडिट में डिक्रीज करेगा। ये बहुत पहले हमने आपको बताया है। तो ये स्टार्ट होता है ओपनिंग स्टॉक के साथ। तो ओपनिंग स्टॉक को आप डेबिट में लिख देते हो बैलेंस BD, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया। उसके बाद हमने क्या बोला, डेबिट में इंक्रीज करता है, तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके कारण स्टॉक ब्रांच का बढ़ेगा आप डेबिट में रिकॉर्ड करोगे, जिसके कारण घटेगा उसको आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। तो इसके बाद क्या आएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच। जब जब हेड ऑफिस गुड्स सेंड करेगा ब्रांच को तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा, आप डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद यहाँ पे आता है ब्रांच डेटर। अब ये ब्रांच डेटर क्या कर रहा है सर यहाँ पे डेबिट में, तो देखो कभी कभी कुछ ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं, कुछ ऐसे भी डेटर्स होते हैं जो गुड्स खरीद के लेके जाते हैं, बट गुड पसंद आने की वजह से वो गुड्स रिटर्न कर देते हैं, जिसको हम लोग सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो जब हमने गुड्स सेल करा तो हमारा स्टॉक घटेगा, और जब वो कस्टमर गुड्स ला करके रिटर्न कर देगा तो उस केस में हमारा स्टॉक बढ़ेगा। तो ये गुड्स रिटर्न कहां से हुआ, ब्रांच डेटर ने रिटर्न किया। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि ये सेल्स रिटर्न है जो डेटर ने रिटर्न करा है, तो इससे भी हमारा स्टॉक बढ़ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम अदर ब्रांच। गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम अदर ब्रांच, अगर किसी दूसरे ब्रांच से आपने कोई गुड्स ट्रांसफर करा है तो उस केस में भी आपके ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा। तो इन सारे चीजों को हमने कहां रिकॉर्ड करना है, डेबिट में, क्योंकि इनके कारण स्टॉक बढ़ रहा है। अब जिसके कारण में स्टॉक घटेगा उसको आप कहां रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। तो सबसे पहले आप यहां पे दिखा दो सेल्स। अब सेल्स में दो तरह की सेल्स होती है, एक तो हमारी कैश सेल्स होती है जी, तो कैश सेल को तो आप डायरेक्टली रिकॉर्ड करोगे,
लेकिन एक क्रेडिट सेल भी होती है, और क्रेडिट सेल हमने किसको करना है, डेटर को करना है। जिसको भी आप क्रेडिट सेल करते हो तो डेटर ही बनता है ना, तो फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली ब्रांच डेटर लिख करके दिखाओगे, क्रेडिट सेल्स ब्रैकेट में आप डाल सकते हो, क्योंकि अगर आप क्रेडिट सेल करोगे तो आपका डेटर भी बढ़ेगा। तो डेटर लिख करके आप दिखाओगे ये किसके लिए आया, ये क्रेडिट सेल्स के लिए आया। उसके बाद आप दोनों ही सेल्स को ऐड कर दो, बाहर भेजो। अब इसको हमने सर क्रेडिट में क्यों दिखाया, क्योंकि जब जब ब्रांच सेल करेगा ना तो उस केस में ब्रांच का डेटर जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, और सेल्स के कारण स्टॉक क्या होगा, घटेगा। तो स्टॉक जिसके कारण भी घटेगा उसको आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। चलो, अब उसके बाद क्या आएगा क्रेडिट में, अब उसके बाद आ जाएगा गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, या गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। जब जब हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न करेगा ब्रांच, तो ब्रांच का स्टॉक क्या होगा, घटेगा। जब हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ा। जब ब्रांच ने ये गुड्स लौटा देना है हेड ऑफिस को, तो उस केस में हेड ऑफिस का ब्रांच का स्टॉक क्या होगा, घट जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे दिखाते हो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। सर अब ये ब्रांच एडजस्टमेंट क्यों आया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, ब्रांच एडजस्टमेंट में आपने दो चीजों को दिखाना है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। सबसे पहले आप यहाँ पे नॉर्मल लॉस दिखाओगे, तो नॉर्मल लॉस हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास नॉर्मल लॉस में पिलफेरेज हो जाएगा, इसके साथ साथ हमारा लीकेज हो जाएगा। तो ये सबके सब नॉर्मल लॉसेस हैं। और उसके बाद आप कुछ एबनॉर्मल लॉस होगा तो वो भी रिकॉर्ड करोगे। एबनॉर्मल लॉस में आपके पास क्या आएगा, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट। तो ये सब क्या है, हमारे लिए एबनॉर्मल लॉस है। तो आप इन सबको दिखाओगे, है ना, इन सबको आप यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हो भाई। चलो, अब उसके बाद मुझे क्या दिखाना है, अब उसके बाद मुझे दिखाना है फिर से यहाँ पे बाई ब्रांच। अब एक चीज को और ध्यान देना कि ये सब जो है ना, यहाँ पे जो भी लॉस हमने दिखाया है, ये लोडिंग ऑन लॉस है। लोडिंग और लॉस का मतलब कि ये सबके सब जो लॉस है हमारे पास, नॉर्मल और एबनॉर्मल, और इनका प्रॉफिट सिर्फ हमें यहाँ पे दिखाया है ब्रांच एडजस्टमेंट के अंदर में। मैं क्यों यहाँ पे ब्रांच एडजस्टमेंट के अंदर में दिखा रहा हूँ, ये आगे चल करके बताऊंगा जब मैं ब्रांच एडजस्टमेंट बताऊंगा। अभी फिलहाल ये समझो कि जितना भी हमने यहाँ पे लॉसेस दिखाए हैं, नॉर्मल हो या एबनॉर्मल, उनका जो प्रॉफिट इंक्लूड था बस उसका हमने दिखाया है। इसका कॉस्ट हमने कहाँ दिखाना है, इसके कॉस्ट के लिए हमने यहाँ पे दिखाना है बाय ब्रांच P&L अकाउंट। अब ब्रांच P&L अकाउंट में क्या जाएगा, जितने भी नॉर्मल लॉस है, सॉरी नॉर्मल लॉस नहीं, इसमें एबनॉर्मल लॉस सिर्फ जाता है, जितने भी एबनॉर्मल लॉस है इनका कॉस्ट पोर्शन जाएगा। कॉस्ट पोर्शन का मतलब कि इसमें जो प्रॉफिट इंक्लूड था उसको तो हमने ब्रांच एडजस्टमेंट के अंडर में दिखा दिया, और इसका जो कॉस्ट होगा वो हमने ब्रांच P&L के अंडर में दिखाना है। लेकिन याद रखना है कि एडजस्टमेंट में नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, दोनों का प्रॉफिट जाएगा, दोनों का लोडिंग आइटम्स जाएगा। लेकिन ब्रांच P&L में सिर्फ एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट पर्सन जाता है, नॉर्मल लॉस का कॉस्ट पर्सन नहीं जाता है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद क्रेडिट में आप दिखा दोगे क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। तो ये बैलेंस सीडी क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया जी। अब उसके बाद आप इसको जब बंद करोगे, बैलेंस करोगे, तो बेसिकली यहाँ पे अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा हुआ, डेबिट में अमाउंट शॉर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे ब्रांच एडजस्टमेंट आप लिख दोगे। ब्रांच एडजस्टमेंट आप क्यों लिखोगे, क्योंकि ये सरप्लस ऑन ट्रेडिंग आ जाएगा। सरप्लस ऑन ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली आपके क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा हुआ ना, तो सरप्लस हो गया। तो सरप्लस में आप ब्रांच एडजस्टमेंट लिखोगे, लेकिन ब्रांच एडजस्टमेंट में याद रखना है, ब्रांच एडजस्टमेंट में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लोडिंग ऑन सरप्लस, यानी जो सरप्लस का लोडिंग है केवल वो यहाँ पे आएगा, और इसका जो कॉस्ट आएगा ना, उस कॉस्ट के लिए आप यहाँ पे लिख दोगे ब्रांच P&L अकाउंट। ब्रांच P&L अकाउंट, तो ये आता है कॉस्ट पोर्शन ऑफ सरप्लस, सरप्लस का कॉस्ट पोर्शन, ये हमारा आ गया। तो इस तरीके से दिखा रहा है, जो डेबिट में बैलेंस आएगा सरप्लस, सरप्लस में भी जो प्रॉफिट है उसके लिए आप ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट करोगे, और उसका जो कॉस्ट है उसके लिए आप ब्रांच P&L डेबिट करोगे। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब ब्रांच डेटर अकाउंट में कोई बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं है, जैसे आप पहले बना रहे थे सेम वैसे ही बनाना है, बट मैं एक बार बना के बता देता हूं कि ब्रांच डेटर अकाउंट मुझे कैसे बनाना है। देखो, पर्टिकुलर रुपीज
अब डेटर का भी नेचर क्या होता है कि ये डेबिट में इंक्रीज करता है, क्रेडिट में डिक्रीज करता है। तो डेटर भी किसके साथ स्टार्ट होगा, डेटर स्टार्ट होगा ओपनिंग बैलेंस के साथ, बैलेंस पे डी लिखोगे आप यहाँ पे। उसके बाद डेटर, जिसके कारण डेटर बढ़ेगा वो डेबिट में, ब्रांच डेटर अकाउंट सॉरी, और जिसके कारण डेटर घटेगा वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। तो जब जब आप क्रेडिट सेल करते हो तो उसके कारण डेटर बढ़ता है। तो देखो क्रेडिट सेल के लिए हमने क्रेडिट में ब्रांच डेटर लिखा था, तो अब आप यहाँ पे डेबिट में लिखोगे ब्रांच स्टॉक। अब ये ब्रांच स्टॉक क्यों आया, ये आया क्रेडिट सेल के लिए। तो क्योंकि क्रेडिट सेल करोगे तो ब्रांच स्टॉक भी तो घटेगा, तो मुझे यहाँ पे स्टॉक का इफेक्ट लेना है। उसके बाद जिसके कारण भी ये घटेगा उसको आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। जैसे जब जब कैश रिसिव्ड होगा डेटर से तो भाई कैश या बैंक लिख करके आप रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद आप जब जब डेटर्स आपका सेल्स रिटर्न करेगा यानी डेटर्स को गुड्स लौटा देगा तो भी डेटर घटेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे ब्रांच स्टॉक। क्यों ब्रांच स्टॉक लिखोगे, क्योंकि जब जब सेल्स रिटर्न होगा तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा, डेटर घटेगा। देखो स्टॉक के डेबिट में भी आपने लिखा था ब्रांच डेटर सेल्स रिटर्न के लिए, तो जब स्टॉक के डेबिट में आपने डेटर लिखा तो डेटर के क्रेडिट में आ जाएगा ना ब्रांच स्टॉक। उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हो बाई ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये ब्रांच P&L क्यों आया सर, तो यहाँ पे आप डिस्काउंट भी अलाउड करोगे। जब जब आप डेटर को डिस्काउंट अलाउड करोगे, जब जब हमारा डेटर कुछ पैसा डुबा देगा यानी बैड डेब्ट्स हो जाएगा, तो ये P&L में भी तो जाएगा क्योंकि लॉस है, डेटर के क्रेडिट में तो जाएगा ही क्योंकि डेटर घट रहा है, साथ ही साथ ये P&L में भी तो जाएगा। अब उसके बाद क्रेडिट में आप बैलेंस निकालोगे तो आ जाएगा बाई बैलेंस CD, ये इनका क्लोजिंग बैलेंस हो गया जी। तो इस तरीके से मुझे डेटर अकाउंट भी बनाना है, समझ में आ गई। ये चीज हमारा बैलेंसिंग फिगर में निकल सकता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर। तो ये स्टॉक अकाउंट हो गया, ये डेटर अकाउंट हो गया। अब इसके बाद मुझे जो देखना है वो काफी इंपॉर्टेंट अकाउंट है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एज वेल एज ब्रांच P&L अकाउंट। तो उसके लिए मुझे इसको अरेंज करना पड़ेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आया जस्ट 2 सेकंड में। चलो जी, तो हम लोग देखते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ब्रांच P&L अकाउंट। तो ये दोनों लेजर आप ट्रेडिंग P&L जैसे बनाते थे सेम उसी तरीके से बनेगा, दोनों साथ साथ। ब्रांच एडजस्टमेंट एंड P&L अकाउंट, ये मुझे बनाना है। अब ये कैसे बनेगा, बहुत सारा पोस्टिंग तो इसमें स्टॉक अकाउंट से भी होगा, आप उसको समझ के चलना। देखो यहाँ पे ये 2 पार्ट में बनेगा, ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो ब्रांच एडजस्टमेंट होगा, नीचे वाला पार्ट ब्रांच P&L होगा। पर्टिकुलर रुपीज। अब देखो ये ऊपर का जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट आप ले लो ब्रांच, और नीचे आप ले लो क्योंकि यहां तक आएगा नहीं, यहां हो गया, ये हो गया हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसके जस्ट नीचे हमारा हो जाएगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो ये स्टार्ट किसके साथ होता है, ये स्टार्ट होता है कुछ लोडिंग आइटम के साथ। तो ओपनिंग स्टॉक का आप स्टॉक लीजर बनाते थे इनवॉइस प्राइस मेथड में, सेम वही कर रहे हैं कि जितने भी आइटम्स हैं जो लोडिंग आइटम्स होते हैं, 6 आइटम्स हमने लिखवाए थे, उन सबका अनलोडिंग यानी जो उसमें प्रॉफिट्स इंक्लूड है, उन सारे प्रॉफिट्स को आप यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हो। तो सबसे पहले आप रिकॉर्ड करते हो स्टॉक रिजर्व। अब स्टॉक रिजर्व किसके लिए आता है सर यहाँ पे, तो लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, यानी जो लोडिंग है क्लोजिंग स्टॉक पे, वो क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग आप डेबिट में रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है ना, तो उसका स्टॉक रिजर्व कहाँ बनेगा, डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में होता है तो उसका स्टॉक रिजर्व बनेगा क्रेडिट में, तो यहाँ पे भी आप क्रेडिट में लिखोगे बाई स्टॉक रिजर्व। अब ये स्टॉक रिजर्व किसके लिए आया, तो लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के लोडिंग के लिए ये आ गया। चलो यहां तक तो ठीक है। उसके बाद गुड्स एंड टू ब्रांच, ये भी तो लोडिंग आइटम्स होते हैं, उसका भी तो प्रॉफिट अलग होना चाहिए। तो गुड्स एंड टू ब्रांच आप डेबिट में रिकॉर्ड करते हो, इसका जो प्रॉफिट होगा स्टॉक रिजर्व होगा वो किधर बनेगा, क्रेडिट में बनेगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच, अब ये गुड्स सेंड टू ब्रांच यहाँ पे क्या आया, इसका लोडिंग आइटम्स आ गया, तो लोडिंग ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच ये आ गया। चलो अब उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, अगर गुड्स रिटर्न किया जा रहा है ब्रांच के द्वारा तो वो आप क्रेडिट में दिखाते हो, तो उसका लोडिंग आइटम्स यानी स्टॉक रिजर्व डेबिट में बनेगा। गुड्स रिटर्न टू
हेड ऑफिस या गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच दोनों सेम होता है। तो ये भी क्या है इसका, ये भी इसका जस्ट लोडिंग है, लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न का लोडिंग हो गया ये। चलो अब उसके बाद क्या दिखाना है, देखो ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में ब्रांच एडजस्टमेंट आया था ना, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस दोनों आया हुआ था। तो अब आप यहाँ पे हेडिंग दे दोगे, क्या हेडिंग दोगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। और ब्रांच स्टॉक अकाउंट हेडिंग दे करके इसके अंडर में आप दिखाओगे जितने भी आपके पिल फेरेस थे, यानी नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस दोनों आप दिखा दोगे, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। तो ये नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का कौन सा आइटम आया, ये नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस का लोडिंग आइटम्स आया, लोडिंग ऑन लॉस, यानी एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस का जो लोडिंग आइटम था, यानी जितना उसमें प्रॉफिट इंक्लूड था उसको आप कहां दिखाओगे, उसको आप दिखाओगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। उसके बाद देखो इधर भी एडजस्टमेंट आया हुआ था, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो सरप्लस निकल के आ रहा था हमारा स्टॉक अकाउंट क्लोज करने पर। तो सरप्लस का जो लोडिंग आइटम्स है वो कहां चला जाएगा, जब ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट में है तो ये ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट में चला जाएगा बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट यहाँ पे क्यों आया, ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट आया है सरप्लस ऑन ट्रेडिंग के लिए। तो सरप्लस ऑन ट्रेडिंग में जो आपको अमाउंट दिखाना है वो इसका लोडिंग आइटम्स दिखाना है, यानी जो प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है, तो लोडिंग ऑन सरप्लस ये आ जाएगा क्रेडिट साइड में। उसके बाद अब क्या करना है, उसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, अगर और कोई डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, वेरेज है, कैरेज है, फ्रेट है, तो उन सारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को आप ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में रिकॉर्ड करोगे, जैसा आप ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते थे ब्रांच ट्रेडिंग में। अब इसके बाद आप इसको बैलेंस करोगे, तो जब बैलेंस करोगे तो इसमें या तो डेबिट का टोटल ज्यादा होगा, अगर डेबिट का टोटल ज्यादा हुआ तो बैलेंस आएगा, सॉरी क्रेडिट का टोटल ज्यादा हुआ तो बैलेंस आएगा डेबिट में, ये बैलेंस हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट सीडी हो जाएगा। इसको आप क्या करते हो, P&L के क्रेडिट में ट्रांसफर कर लेते हो, तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ये आ गया यहाँ पे। और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा हुआ तो फिर ये ग्रॉस लॉस आ जाएगा, तो ग्रॉस लॉस आप इधर रिकॉर्ड करोगे, ये आ जाएगा P&L के डेबिट में। अब उसके बाद P&L में मुझे क्या दिखाना है, तो देखो P&L में सबसे पहले तो मुझे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको दिखाना है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है उन सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को मुझे रिकॉर्ड करना है। उसके बाद यहां से भी कुछ आइटम आएगा, देखो ब्रांच P&L हमने यहाँ पे दिखाया था क्रेडिट में, तो आप डेबिट में दिखा दोगे ब्रांच स्टॉक। अब ये ब्रांच स्टॉक क्यों आया सर, तो जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस थे उसका जो कॉस्ट पोर्शन था वो कॉस्ट पोर्शन कहाँ जाएगा, ये कॉस्ट पोर्शन आ जाएगा ब्रांच P&L के डेबिट में। एबनॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट पोर्शन है वो ब्रांच P&L के डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद अब देखो, आप ब्रांच स्टॉक के डेबिट में भी P&L आपने दिखाया था, तो जब ब्रांच P&L यहाँ पे डेबिट में था तो ये ब्रांच P&L के क्रेडिट में चला जाएगा, क्या लिख करके, बाई ब्रांच स्टॉक। अब ये ब्रांच स्टॉक क्यों आया सर, तो जितने भी सरप्लस थे उनका जो लोडिंग आइटम था वो हमने भेज दिया डेबिट में, एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में। तो इसका जो कॉस्ट पोर्शन होगा वो कहाँ आएगा, ये आ जाएगा P&L के क्रेडिट में, सरप्लस ऑन ट्रेडिंग। इसका जो कॉस्ट पोर्शन है, ये कॉस्ट पोर्शन कहाँ आएगा, ये आ जाएगा P&L के क्रेडिट साइड में। उसके बाद अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम मिल रहा होगा तो आप इसको यहाँ पे दिखाओगे, यहाँ पे क्या लिख के दिखाओगे, बाई ब्रांच कैश अकाउंट। अब ब्रांच कैश अकाउंट के क्रेडिट में क्या जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट। अगर कोई भी इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट हुआ है तो वो P&L के क्रेडिट में आ जाएगा। उसके बाद आप फाइनली इस P&L अकाउंट को भी बैलेंस करोगे, अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा हुआ तो फिर डेबिट में जो बैलेंस आएगा, ये जो बैलेंस आएगा ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट, और इसको आप ट्रांसफर कर दोगे, कहां ट्रांसफर करोगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर लॉस आया यानी डेबिट का टोटल ज्यादा हुआ तो बैलेंस आएगा क्रेडिट में, वो हो जाएगा नेट लॉस ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये बेसिकली मुझे बना के चलना है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ब्रांच P&L अकाउंट। अब उसके बाद एक लेजर और बनाना है, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट आप किस तरीके से बनाओगे, सबसे पहले आप ये देख लो,
ब्रांच एक्सपेंसेस में दोनों ही तरह के एक्सपेंस को रिकॉर्ड करोगे, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर भी और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर भी। पर्टिकुलर रुपीज देखो, सबसे पहले आप यहां पे दिखाओगे टू कैश या फिर टू बैंक अकाउंट। अब ये किसके लिए आया, ये आ गया डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, आपने जो भी पे किया है। उसके बाद अगर आपने कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर भी पे किया है तो उसके लिए भी आप यहां पे दिखाओगे टू कैश या बैंक अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट ये किसके लिए आ गया, ये आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर के लिए। और उसके बाद आप इसको क्लोज करोगे तो आप क्रेडिट में क्या दिखाओगे, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है वो ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएंगे। या फिर आप दिखाओगे बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद आप इसको क्लोज कर लोगे तो ये बन गया हमारा ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। तो इस तरीके से मुझे सारे लेजर बनाने हैं अंडर द स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा लेंदी है, बट अगर आप फॉर्मेट को अच्छे से समझ जाते हो तो फिर क्वेश्चन बनाना काफी आसान हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है और ज्यादा लॉन्ग होने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है स्टूडेंट को, तो हम लोग वीडियो शॉर्ट रख के चलते हैं। तो आज क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट को रिवाइज करोगे और उसके साथ साथ जितने भी हमने आपको लेजर बताए हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच P&L अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, इन सारे फॉर्मेट्स को, सारे लेजर को आप एक बार केवल वॉच करोगे और एक बार देखोगे कौन से लेजर में डेबिट में क्या आ रहा है, क्रेडिट में क्या आ रहा है। उसके बाद मैं कल से इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, और ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। तो तब तक आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, नोट्स बना ही रहोगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।